हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिलीप कुमार। आज हम लोग जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो है पेपर सॉल्व करने वाले हैं 10 जनवरी 2023 का। ये आपके 2024 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपका एग्ज़ाम हम सॉल्व करने वाले हैं, जो पेपर सॉल्व करने वाले, ये सारे के सारे 2023 के हैं। लेकिन आज जो हम केवल एक सेट सॉल्व करेंगे और इसका केवल जो है 20 क्वेश्चन देखेंगे। वो भी कौन से देखेंगे? जीएस के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे, क्योंकि एसएससी क्या करती है, अपने जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्या करती है, रिपीट करती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में एसएससी जीडी में, क्योंकि 2022 का ये पेपर था, 2023 में हुआ था, 2000 आपका जो है 22 में आया था फॉर्म और 2023 में पेपर लिया गया था। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इससे क्या होगा कि इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको भी करेंगे। और जिसके साथ साथ क्या होगा कि एसएससी रिपीट जो क्वेश्चन करती है वो तो कवर होंगे, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और भी आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कवर होंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये रियल क्वेश्चन है, हमने इनको इसमें कुछ भी एडिट नहीं किया है। आपको आंसर तो ज़रूर पता चल जाएगा, लेकिन क्या है कि इससे हम रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है, और जहाँ पर बैलों को जो है सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा कि जो ग्रीन कलर से है वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोला होगा। ठीक है, पोला महोत्सव। अब लेकिन इसमें जो चारों ऑप्शन हैं, हम चारों ऑप्शन में क्या करेंगे, चारों ऑप्शन के बाल की खाल निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, काला घोड़ा जो महोत्सव है इसके बारे में जानते हैं। जो काला घोड़ा महोत्सव है इसके बारे में जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। और पहली चीज़, ये मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका जो फेब माह, जो फेब है यानी फरवरी है, इस माह में मनाया जाता है। और ये 9 दिन तक चलने वाला एक उत्सव है। ये होता कहाँ है, तो ये भी आपका कहाँ होता है, ये आपका जो है महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। और इसको जो मनाता है, जो एसोसिएशन मनाता है, वो काला घोड़ा जो है एसोसिएशन है, वही क्या करता है, इसको मनाता है। और ये स्थान जो है, काला घोड़ा जो स्थान है वहीं पर होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम काला घोड़ा महोत्सव कहते हैं, क्योंकि ये काला घोड़ा स्थान पर होता है। तो इसे मनाया किसके द्वारा जाता है, काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा, काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा इसको मनाया जाता है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1999 में। कब मनाया जाता है, ये फेब यानी फरवरी के माह में मनाया जाता है। और इसमें जो है स्थान क्या होता है, तो स्थान का नाम है काला घोड़ा। और मनाया किस एसोसिएशन द्वारा जाता है, तो ये काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा ही मनाया जाता है। तो इस काले घोड़े महोत्सव के बारे में इतना याद रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखेंगे, ये कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का जो है, ये भी एक त्यौहार है महाराष्ट्र का। पोला भी कहाँ का है, पोला भी महाराष्ट्र का है, लेकिन उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं गुड़ी पड़वा के बारे में। अगर बात करें गुड़ी पड़वा की, तो जो गुड़ी पड़वा है ये हमारा, ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को। और अगर मास की बात करें, किस माह में मनाया जाता है, तो ये चैत्र माह में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है, चैत्र माह में। अब ये जो चैत्र माह में मनाया जाता है, इसमें जो है 2 शब्द दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है गुड़ी और एक दिख रहा है पड़वा। तो जो गुड़ी है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है जो है विजय पताका। क्या अर्थ होता है, विजय पताका। पताका, विजय पताका का अर्थ क्या होता है, किसी युद्ध को जीतने पर जो फहराया जाता है उसे कहते हैं विजय पताका। और पड़वा का अर्थ मतलब होता है अगला दिन। क्या मतलब होता है, अगला दिन। मतलब जो है विजय का, किसी भी युद्ध के बाद जो अगला दिन होता है उसी को क्या कहते हैं, गुड़ी पड़वा। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है, एक जो है आपकी गुड़ी होती है, एक मतलब डंडा होता है इस प्रकार का। उस डंडे में जो है इस प्रकार से जो है कुछ चीज़ों को बांधा जाता है, उसमें पत्तियां लगाई जाती है पेड़ की, उसी को कहते हैं गुड़ी। उसी को हम जो है गुड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ये कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को। किस माह में, चैत्र माह में। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका और पड़वा का अर्थ होता है
अगला दिन। किसका अगला दिन? जो पड़वा है यानी विजय के अगला दिन। और ये जो है आपका जो है रिलेटेड किससे है? तो ये जो है शिवाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिवाजी की विजयों से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और दूसरी चीज़ जो है इसका जो है अगर आयोजन की बात करें तो ये महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश के साथ साथ गोवा में। इन 3 राज्यों में मुख्यतः मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है जो बनने वाला भोजन होता है उसे पूरन पोली, और आंध्र प्रदेश में जो बनने वाला भोजन होता है उसे पंचड़ी के नाम से जानते हैं। और जो पूरन पोली होता है वो क्या होता है कि मीठी जो है रोटी होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं मकर संक्रांति के तरफ, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। मकर संक्रांति के बारे में सभी लोगों को पता होगा। फिलहाल ये जो मकर संक्रांति होती है ये आपका 14 से 15 फरवरी के आसपास मनाया जाता है। इसमें क्या होता है आपका जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन से कहाँ जा रहा होता है? उत्तरायण जा रहा होता है। दक्षिणायन से कहाँ जा रहा होता है? उत्तरायण जा रहा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका जैसे अगर बात करें ये अर्थ है, पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में जो है अगर हम बात करें ये हमारा पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी में जैसा कि अब इस पृथ्वी में क्या कर दिया जाए, एक मिनट, इस पृथ्वी में मैं क्या कर दूँ, एक लाइन खींच दूँ बीच से, तो ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया? दक्षिण हो गया। तो अभी सूर्य की जो किरणें थी वो कहाँ पड़ रही थी? दक्षिण की तरफ पड़ रही थी। अब जो होगा क्या होगा, धीरे धीरे ये सूर्य की इधर की तरफ इसकी जो किरणें होंगी सीधी रेखा में वो कहाँ पड़ेंगी? उत्तर की तरफ पड़ेंगी। तो यानी कहा जाता है कि जो सूर्य होता है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है, यानी दक्षिणायन से उत्तरायण जा रहा है। अब जो सूर्य की किरणें होंगी, क्योंकि जो पृथ्वी है उसमें हर समय कभी कभी क्या होता है आपकी किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी, कभी कर्क रेखा पर पड़ेंगी, कभी जो है आपकी जो किस पर पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पर। तो इसीलिए ये क्या होता है, जब दक्षिण पहले क्या होगा, सूर्य यहाँ दक्षिण की तरफ चमक रहा होगा, और जब ये कहाँ जाएगा? उत्तर की तरफ जाएगा, तो इसे कहते हैं दक्षिणायन से उत्तरायण जाना। और इसी टाइम पर ये समय होता है आपका 14 से 15 फरवरी। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है भारत में क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो उसके भी बारे में जानते हैं किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है। अगर बात करें जो मकर संक्रांति की है तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम बात करें जैसे कि गुजरात की, किसकी बात करें? गुजरात की, तो गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उत्तरायण। फिर अगर बात करें कहाँ की, अगर बात करें हम जो है तमिलनाडु की, कहाँ की बात करें? तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में इसे जानते हैं ताई पोंगल के नाम से। तमिलनाडु में इसे किस नाम से जानते हैं? ताई पोंगल, ताई पोंगल के नाम से जानते हैं। फिर अगर बात करें हम जो है इसकी जो है राजस्थान, बिहार, कहाँ कहाँ की? राजस्थान, बिहार, और जो है आपका झारखंड। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ये जो है संक्रांत के नाम से जाना जाता है। संक्रांत, ये आपका संक्रांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। और जो है जो तमिलनाडु में इसे किस नाम से जानते हैं? ताई पोंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंजाब में इसे याद रखेंगे, पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं, लोहड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं पोला की, बात करते हैं जो हमारा आंसर है उसकी बात करते हैं। तो अगर पोला की बात की जाए तो जो पोला है ये हमारा कहाँ मनाया जाता है? तो इसमें बता ही दिया था क्वेश्चन में, कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब ये जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है किस माह में मनाया जाता है? तो माह की बात करें अगर तो ये श्रावण मास को, श्रावण मास को। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? श्रावण मास को मनाया जाता है। इसी तरह का त्यौहार कहाँ होता है? दक्षिण भारत में होता है। और उस दक्षिण भारत में इसे हम किस नाम से जानते हैं? मट्टू पोंगल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मट्टू पोंगल।
तो इसे हम मट्टू पोंगल के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? दक्षिण भारत में होता है। और दक्षिण भारत में भी मुख्यतः बात करें तो तमिलनाडु में। किसको? इसी पोला महोत्सव को। ठीक है, इसी पोला महोत्सव को हम कहाँ जो दक्षिण है भारत, उसमें हम पोंगल, कौन से पोंगल? मट्टू पोंगल के नाम से जानते हैं। और मुख्यतः ये जो है तमिलनाडु वाले पोर्शन में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और इसी तरह का त्यौहार तेलंगाना में भी मनाया जाता है, और ये जो पूर्णिमा के दिन अधिकतर मनाया जाता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मॉस मार्सिया निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अब ब्रायोफाइटों के बाद में एक बात याद रखना कि जो है, जो पौधा जगत का पौधा एम्फीबियंस किसे कहते हैं? उभयचर किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं पौधा जगत का एम्फीबियंस या उभयचर किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ये भी बात इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर शैवाल की बात करें तो शैवाल जो होते हैं वो थैलोफाइटा होते हैं। जैसे ये ब्रायोफाइटा है, ये जो प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन है। तो इसी तरह जो शैवाल होते हैं उनको क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका अनावृत बीजी की बात करें तो अनावृत जो बीजी होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल में बात करूं, इनमें क्या होते हैं? जो बीज नहीं, मतलब इसमें क्या होता है? अनावृत मतलब जिनके ऊपर बीज, के बीजों के ऊपर खोल नहीं होता, जिन पौधों के बीजों के ऊपर खोल नहीं होता। जैसे साइकस हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आपका पाइनस हो गया, फिर उसके बाद जैसे आपका देवदार हो गया, फिर जैसे आपका जिंगो हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब अनावृत बीजी के हैं। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। और टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत क्या आता है? तो टेरिडोफाइट्स के अंदर जैसे फर्न हो गए, फर्न वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। जो फर्न हो गए ये पानी में होते हैं। ठीक है, पानी के जंतु हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं। और जो आपका अनावृत बीजी होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम जो है एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और जो आपका आवृत बीजी होता है, जो आपका क्या होता है? आवृत बीजी। तो आवृत बीजी को हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। और इसके अंतर्गत दो प्रकार के पौधे होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं एक बीजपत्री और एक होते हैं द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में कैसे कौन से चीज आते हैं? जिनमें ऐसे मतलब पेड़ आते हैं जिनके बीजों को हम दो भागों में तोड़ नहीं सकते, वो इसके अंतर्गत आते हैं। द्विबीजपत्री में वो आते हैं जिनके हम बीजों को दो भागों में, बराबर भागों में आराम से आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे द्विबीजपत्री में दालें वगैरह आती हैं, मटर वगैरह हो गया, चना हो गया। ठीक है, एक बीजपत्री में आपका गेहूँ वगैरह आता है, गेहूँ है, गन्ना वगैरह, घास फूस है, अंगूर है, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जागोई। तो जागोई क्या है? एक भारतीय जो है शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। उनमें से एक हमारा शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। क्या है? मणिपुरी। तो जागोई जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वही हमारा क्या है? इसमें बोल रहा है कि जागोई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में प्रमुख शैली है? तो शैली जो है जागोई नृत्य की जो शैली है वो मणिपुरी से मिलती हुई है, इसीलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बात करें कि मणिपुरी जो नृत्य है से संबंधित कुछ लोगों की बात करें तो जैसे झावेरी बहनें काफ़ी प्रसिद्ध हैं। झावेरी बहनें इसमें आती हैं, मणिपुरी नृत्य से संबंधित झावेरी बहनें। झावेरी बहनें में 4 लोग हैं, इसमें 4 बहनें हैं। एक आपका नयना है, एक आपका सुवर्णा है, एक आपका रंजना है, एक आपका जो है दर्शना है। तो ये 4 बहनें, इनको झावेरी बहनों के नाम से जानते हैं। इनका संबंध किससे है? तो ये मणिपुरी से है इनका संबंध। अगर बात करें जो है सत्रिया की बात करें तो सत्रिया ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये कहाँ का त्यौहार है, नृत्य है? तो ये असम का है। कहाँ का नृत्य है? तो ये असम का है।
और इसके जो मतलब ये जो आपका नृत्य है ये सबसे नवीनतम है, यानी 8वां नृत्य है। सबसे नवीनतम कौन सा है? यही आपका जो है सतरिया है, सबसे नवीनतम है। और इसको जो है इसका जो है जीर्णोद्धार करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? श्रीमत शंकर देव को जाता है, श्रीमत शंकर देव को जाता है। तो शंकर जो देव हैं उनको, यानी शंकर देव भगवान नहीं, ठीक है, एक व्यक्ति है, इनका नाम है श्रीमत शंकर देव, तो ये इनको जो है श्रेय जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इससे अगर बात करें सतरिया से रिलेटेड कुछ व्यक्तियों की बात करें तो इसमें आपका जैसे जीत गोस्वामी हो गया, ठीक है। अगर मतलब असम की बात करें, असम में जो कुछ और त्यौहार होते हैं तो एक जीत गोस्वामी त्यौहार हो गया, एक आपका बिहुआ हो गया, बगरुम्बा हो गया, तो ये कहाँ के हैं? असम के हैं। अगर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है उड़ीसी। उड़ीसी की बात करें, ये भी क्या है? ये भी एक हमारा शास्त्रीय नृत्य है। अब ये शास्त्रीय नृत्य है, इससे एक चीज़ याद रखना, एसएससी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं केलुचरण महापात्रा, क्या नाम है इनका? केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा। तो केलुचरण महापात्रा का संबंध अगर पूछा जाए किससे है तो इनका संबंध उड़ीसी से है। और इन्होंने जो है क्या किया था 1993 में, 1993 में क्या किया था? एक सृजन, किसकी स्थापना की थी? सृजन, मैं लिख दे रहा हूँ, सृजन स्कूल बनाया था। और इस स्कूल के जरिए उन्होंने क्या किया, जो उड़ीसी जो नृत्य है इसका क्या कहता था? पुनरुद्धार किया था। इसीलिए जो है इन्हें 2002 में, सॉरी 2000 में क्या दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। और दूसरे अगर कुछ लोगों की बात याद रखेंगे तो जैसे कि इसमें कुछ और भी जो कलाकार हैं, जैसे माधवी, एक महिला है, इनका नाम है माधवी मुदगल, क्या नाम है? माधवी मुदगल। तो ये भी जो है किससे संबंधित हैं? ये भी उड़ीसी से संबंधित हैं। एक और व्यक्ति हैं कालीचरण पटनायक, ठीक है। तो इनका भी नाम याद रखेंगे। ये जो है इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध अगर पूछे माधवी मुदगल का या कालीचरण पटनायक का या केलुचरण महापात्रा का, तो इनका भी संबंध, इन तीनों लोगों का संबंध किससे? उड़ीसी से। अगर पूछे जो है केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है तो उड़ीसी से। और ये भी पूछ सकता है सृजन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो केलुचरण महापात्रा ने की थी। कब की थी? 1993 में की थी। इनको पद्म भूषण कब मिला था केलुचरण महापात्रा को? तो 2000 में मिला था, ठीक है। तो ये भी इसको, और इसी का पुनर्जीवित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक ऑप्शन हमारा 4 नंबर बचा हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। कथक, ठीक है। अगर कथक के बारे में बात करें तो ये कहाँ का? ये आपका यूपी का क्या है? यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर बात करें कथक की तो ये जो है उत्तर भारत का भी क्या है? उत्तर भारत का भी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये यूपी का काफ़ी फेमस शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में ये भी याद रखेंगे। बिरजू महाराज का संबंध इसी से है। किससे है? बिरजू महाराज। अगर पूछे जो है आपका बिरजू महाराज का संबंध किससे है तो उनका संबंध इसी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीवाश्म ईंधन का जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जो है दहन की प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि। दहन का मतलब क्या होता है? कम्बिशन, इंग्लिश में कहते हैं कम्बिशन। और दहन में क्या होता है? किसी चीज़ को जलाना ही क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। किसी चीज़ को बर्न करना, यही क्या कहलाता है? कम्बिशन कहलाता है। तो जब दहन की प्रक्रिया में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे, यानी इसकी क्षमता को जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कम्बिशन होगा। इसी से क्या होगा? कम्बिशन होगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारा प्रदूषण है वो क्या होगा? कम होगा। और इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, इसमें हमसे पूछ रखा है कि जो है गुप्त ऊष्मा के बारे में। तो गुप्त ऊष्मा की बात करें तो गुप्त ऊष्मा होता क्या है? किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा वह मात्रा, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए क्या करे? ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन ला दे, उसी को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो जूल प्रति किग्रा होता है। तो इसका मात्रक भी याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो मुख्य उद्देश्य का क्या है, खाद्यान्नों में उत्पादन की वृद्धि। और अगर इसकी बात करें सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो ये याद रखना जो 1985 से 1990 के मध्य थी। तो ये याद रखेंगे, इसका डेट पीरियड याद रखेंगे। और पंचवर्षीय योजना को हमने कहाँ से लिया है, तो हमने इसको रूस से लिया है। और अगर बात करेंगे इसी योजना के तहत सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। किसकी स्थापना हुई थी, तो सेबी की स्थापना हुई थी। और जो सेबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये जो हमारी सेबी है ये क्या करती है, जितने भी शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ें हैं उनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। और इसने फ्रीडम यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करना चालू किया था 1992 में, हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ था उसके बाद से। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। और हाँ, एक बात ये भी याद रखेंगे, जो सेवन्थ जो हमारा 5 ईयर प्लान है इसी को हम किस नाम से और किस नाम से जानते हैं, तो वस्तु मजदूरी मॉडल के नाम से जानते हैं। और इसी में पहली बार जो है इसी योजना के तहत पहली बार क्या हुआ था, इसी योजना के तहत पहली बार गरीबी की माप की गई थी, पॉवर्टी की जो है माप की गई थी। किस समिति के तहत माप की गई थी, तो जो लकड़ वाला समिति है इस समिति ने क्या किया था, गरीबी की पहली बार माप की थी। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले विदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत को जो है प्रमाणित कमीशन दिया। तो इसने किसने दिया, नरेंद्र मोदी शाह ने दिया। करंट का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कुछ हम फैक्ट और जानते हैं। तो जैसे 3-4 आपको जो है प्रोजेक्ट याद रखने हैं। जैसे एक आपका प्रोजेक्ट जो है 15B, कौन सा प्रोजेक्ट 15B, तो 15B प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो इसके तहत क्या करना था, 4 स्टील विध्वंसक जहाज़ों का निर्माण करना था। क्या करना था, 4 स्टील विध्वंसक जहाज़ों का निर्माण करना था। जबकि 4th नंबर का सबसे जो नवीनतम भी हाल ही में इसको हमने डिकमीशन किया है, कहाँ पर डिकमीशन किया है, इसका नाम अगर पूछे तो INS जो है सूरत है। जो 4th हमने किया है इसी के तहत वो क्या है, सूरत है, उसका नाम क्या है, INS सूरत है। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल सर्विस। ठीक है, तो जो 4th बना है इसमें 4 इस प्रोजेक्ट जो है 15B के तहत हमें 4 जो है स्टील विध्वंसक जहाज़ बनाने थे, जिसमें से चौथा कौन सा है, तो INS सूरत है। और अगर बात करेंगे पहले की तो वो था हमारा INS विशाखापट्टनम, और दूसरा हमारा था INS मोर्मुगाव, फिर उसके बाद था हमारा तीसरा INS इम्फाल। ठीक है, तो और चौथा हमारा INS सूरत। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एक प्रोजेक्ट याद रखना है आपको, प्रोजेक्ट जो है 75, कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 75। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या करना था, 6 जो है पनडुब्बियों का निर्माण करना था। उस पर क्या था, स्टील जो है विध्वंसक जहाज़ का, और यहाँ है पनडुब्बियों का, 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना था। ठीक है, और इसमें सबसे नवीनतम जो 6ठी पनडुब्बी बनी थी वो कौन सी है, वो है आपकी वागसीर। तो 6th नंबर की जो बनके तैयार हुई है वो है वागसीर। और बाकी अगर सबकी बात करें तो पहली जो पनडुब्बी ही बनी थी वो है कलवरी, इसी प्रोजेक्ट के तहत कलवरी। फिर उसके बाद अगर बात करें तो खांडेरी के बाद करंज के बाद जो है वेला के बाद जो है वागीर के बाद वागसीर। तो ये सारी जो हैं इनको ये किसके तहत आती हैं, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 जो है पनडुब्बियों का निर्माण करना था। एक प्रोजेक्ट और याद रखेंगे जो है प्रोजेक्ट 17A। इसके तहत क्या करना था, 7 जो है जहाज़ों का निर्माण करना था। तो इसमें जो 7th और 6 नंबर का याद रखना है, 6 और 7th नंबर का कौन सा, 7th नंबर की अगर बात करें तो INS महेंद्रगिरी, कौन सा, INS महेंद्रगिरी, इसका जो है निर्माण किया गया है अभी हाल ही में, INS महेंद्रगिरी। और जो 6 नंबर का है वो हमारा क्या है, INS विंध्यगिरी। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस
अच्छा ये आपका डैश करके दिया हुआ है, स्पेस है, मंत्रालय द्वारा के अंतर्गत आती है, यानी कौन सी योजना है जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है सामर्थ्य योजना। ठीक है, अगर हम बात करें सामर्थ्य योजना की तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। कब हुई थी? 2017 में। किस मंत्रालय द्वारा? तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा। कपड़ा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो है पीयूष गोयल हैं। कौन है? पीयूष गोयल हैं। इसका संबंध क्या था? इसका संबंध ये था कि जो कारीगर हैं, जो हस्तशिल्प से संबंधित कारीगर हैं, उनको क्या करना, कौशल सिखाकर क्या करना, कौशल सिखाकर उनको रोजगार दिलाने का इसका मतलब उद्देश्य था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे सामर्थ्य योजना। सामर्थ्य योजना कब शुरू हुई थी? 2017 में। फिर अगर एक योजना और यहाँ पर आपको दिख रही होगी MP लैट्स, तो ये इसकी योजना के बारे में बात कर लेते हैं। MP जो है लैट्स की बात कर लेते हैं। पहली बात इसकी बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो M से क्या होता है? M से होता है मेंबर, P से होता है पार्लियामेंट, L से क्या होता है आपका? L से आपका होता है लोकल, A से क्या होता है एरिया, D से क्या होता है डेवलपमेंट, और S से क्या होता है सर्विस। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक MP को जो है प्रति यानी एक वर्ष में 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 2-2 की किस्तों में दिए जाते हैं, 2.5 करोड़ की किस्तें आती हैं। और इस किस्तों के तहत जो प्रत्येक MP है अपने क्षेत्र का क्या करता है, विकास करता है, अपने ज़िले का क्या करता है, विकास में वो धन को लगाता है। और MP अकेले नहीं करता है, MP क्या करता है, जो उस ज़िले का जो है अधिकारी होता है उसके साथ मिलकर इस कार्य को करता है। तो ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, इसकी जो घोषणा हुई थी, अगर बात करें ये MP लैट्स कब शुरू हुआ, तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1993 में। तो ये एक पुरानी योजना है, ये नई नहीं है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1994 में हुई थी, ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि मौर्य राजा का शासनकाल किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या है? अशोक। तो सबको पता होगा। अच्छा, बात करते हैं मौर्य वंश की। किसकी बात करते हैं? मौर्य डायनेस्टी की। तो मौर्य डायनेस्टी की बात करते हैं। जो मौर्य वंश है इसका शासनकाल 322 BC से लेकर 185 BC तक रहा है। इस पूरी डायनेस्टी का मैं कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर बात करें कि इस वंश का जो संस्थापक है, ठीक है, वो संस्थापक कौन है, तो संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके शासनकाल की बात करें तो ये जो है 322 BC से लेकर 298 BC तक है। ठीक है, ये किसका है? चंद्रगुप्त के मौर्य का शासनकाल है। फिर ये पहले नंबर का राजा होता है। फिर इसका जो पुत्र होता है बिंदुसार, कौन बनता है इसके बाद? बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद कौन आता है? बिंदुसार। बिंदुसार को हम जो है किस नाम से जानते हैं? अमित्रघात के नाम से जानते हैं, और वारिसार के नाम से जानते हैं, भद्रसार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और इसका शासनकाल की बात करें तो इसी के बाद 298 यानी 298 के बाद से लेकर 273 तक रहता है इसका शासनकाल। ठीक है, और इसके दो पुत्र थे, जो बिंदुसार इसके दो पुत्र थे, एक था अशोक और एक था सुसीम। तो सुसीम जो है तक्षशिला में क्या होता, विद्रोह हुआ था, तो उस समय विद्रोह को दमन करने गया था, तो उसी में उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, और ऐसा माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अशोक की बात करें तो अशोक जो है इसके बाद क्या बैठता है? गद्दी पर बैठता है। तो तीसरे नंबर का शासक कौन हो जाएगा? अशोक। अशोक की बात करें तो अशोक हम प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रियदर्शी। अच्छा हाँ, चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त को जो है भारत का मुक्तिदाता कहते हैं, भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। फिर अशोक की बात करें तो अशोक का जो शासनकाल है, अशोक का शासनकाल की बात करें तो ये जो है आपका 269 से लेकर 232 तक है इसका शासनकाल। ठीक है, और अगर बात करें अशोक, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि अशोक ने यानी अशोक का जो नाम है वो किस अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। अशोक का जो नेम है वो उसका पहला जो उल्लेख है हमें किस अभिलेख में मिलता है? तो मस्की अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? किस अभिलेख में? मस्की अभिलेख में मिलता है। अशोक का जो नाम है, मस्की अभिलेख है कहाँ पर? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। फिर और अगर बात करें अशोक का, तो ये क्या हो गया? पहला नाम हो गया। अब फिर उसके बाद अशोक का जो है सम्राट घोषित, मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया गया है? मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया गया है? तो ये आपका बताया गया भव्र अभिलेख जो है आपका,
ठीक है। तो इस अभिलेख में इसको क्या बताया गया है, मगध का सम्राट बताया गया है। जबकि मस्की जो अभिलेख है उसमें क्या बताया गया है, अशोक का नाम का पहली बार उच्चारण किया गया है, नहीं उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब अगर बात करें अशोक के जो है शिलालेखों को सबसे पहले खोजा किसने, तो खोजा जो था, डिस्कवर किया था, वो किसने किया था, टी पैंथलन ने किया था। किसने किया था, टी पैंथलन ने। कब किया था, तो 1750 में किया था। कब किया था, 1750 में किया था। फिर उसके बाद अगर बात करें इसको पढ़ा किसने का था, तो इसको जो पढ़ा था, पढ़ने का काम कौन किया था, तो इसका पढ़ने का जो काम किया था जेम्स प्रिंसप ने किया था। कब किया था, 1837 में किया था। किसने किया था, जेम्स प्रिंसप ने किया था। किसने किया था, जेम्स प्रिंसप ने किया था। दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि जो है अशोक ने क्या किया था 261 ईस्वी में। कब, 261 में क्या कौन सा युद्ध लड़ा था, कलिंग का। तो ये जो युद्ध की बात हो रही थी, तो ये कब लड़ा गया था, तो 261 में लड़ा गया था। ठीक है। और 261 में लड़ा गया था। जो कलिंग है वर्तमान में जो है किस क्षेत्र में पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। ये वर्तमान में देखा जाए तो कहाँ पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। तो ये भी बात याद रखेंगे। दूसरी चीज़ अगर बात करेंगे कलिंग युद्ध का जो है उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो 13वें अभिलेख में मिलता है। और 13वां ही अभिलेख क्या है, सबसे बड़ा अभिलेख है, सबसे बड़ा अभिलेख है। टोटल जो है 14 अभिलेख हैं अशोक के। उन 14 अभिलेखों में से सबसे बड़ा कौन सा, 13वां अभिलेख है। इसी में है कलिंग जो युद्ध है उसका क्या है, इसकी जो है चर्चा है। ठीक है। जो पहला अभिलेख है उसमें क्या है, उसमें जो है पशुओं की हत्या की निंदा की बात की गई है। ठीक है। और जो आपका 14वां है उसमें सद्भावना की बात की गई है। और जो 13वां है इसमें कलिंग युद्ध की बात की गई है। ठीक है। और जो चौथा है उसमें भेरी घोष की जो है नीति से जो है धम्म की नीति की ओर जाने की बात की गई है। क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ही जो है अशोक क्या हुआ था, अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था। फिर उसने क्या किया था, जो भेरी घोष की नीति थी उसको छोड़कर जो है धम्म की नीति की तरफ वो मूव किया था। भेरी घोष की नीति क्या होती है, भेरी घोष में क्या होता है कि जो है युद्ध की नीति कहते हैं इसे, और जो धम्म की नीति होती है इसे शांति की नीति कहते हैं। तो युद्ध की नीति से शांति की नीति की ओर इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने मूव किया था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनके सदस्यों के द्वारा, और वो भी कौन से सदस्य होंगे, सारे के सारे निर्वाचित सदस्य होंगे, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और जो है इसमें आपका विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। केवल और केवल कौन से भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है। अगर बात करेंगे जो है राष्ट्रपति की, तो ये किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल आपका 52 में है। शपथ की बात करेंगे तो 60 में है। महाभियोग की बात करेंगे तो 61 में है। ठीक है। और ये भी बात याद रखेंगे जो महाभियोग होता है उसमें क्या होता है, आपके जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है। और इसमें आपका जो है जो चुनाव होता है उसमें भाग नहीं लेते हैं, उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, महाभियोग। तो ये भी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है नृत्य से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि तपन कुमार पटनायक, क्या कह रहा है कि तपन कुमार पटनायक, तो तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य शैली से है। तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो इसका संबंध किससे है, छऊ से है। ठीक है। छऊ क्या है, छऊ जो है भारतीय जो संस्कृति संस्थान है उसके अनुसार जो है नवा क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ये आपका छत्तीसगढ़ के आसपास, छत्तीसगढ़ झारखंड के आसपास बनाया जाए मतलब नृत्य किया जाता है। ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य भी माना गया है किसके द्वारा, भारतीय सांस्कृतिक संस्थान के द्वारा माना गया है। ठीक है। और इस नृत्य से संबंधित कौन है, आपके तपन कुमार पटनायक हैं। ठीक है। तो ये भी बात याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सत्रिया और ओडिसी कुचिपुड़ी इनके बारे में हमने आगे बात की है। ठीक है। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा डिटेल में बात कर भी नहीं सकते। ठीक है। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, ये हिस्ट्री से नहीं, स्टैटिक जीके का पार्ट है।
इसमें पूछ रहा है कि मंगलयान जो है वो, अच्छा इसमें ये पूछ रहा है कि 2000 के नोट पे कौन सा चित्र बना हुआ है, तो मंगलयान बना हुआ है। ठीक है, अगर लाल किले की बात करेंगे तो ये 500 की नोट पे बना हुआ है। कितने की नोट पे बना हुआ है? 500 की नोट पे बना हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात करेंगे तो 10 रुपये की नोट पे बना हुआ है। कितने रुपए की नोट पे? 10 रुपये की। रानी की बाव की बात करेंगे तो ये 100 रुपये की नोट पे बना हुआ है। कितने रुपए की नोट पे बना हुआ है? 100 रुपये की नोट पे बना हुआ है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमारे संविधान में मूल लेख में कितने अनुच्छेद हैं? तो हमारे संविधान में मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? 395। जबकि अभी वर्तमान में जो है अगर सब कुछ संविधान संशोधन वगैरह जो कुछ अनुच्छेद जुड़े हुए हैं तो 550 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, सॉरी 450, 550 में बोल रहा हूँ, 450 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, अगर मूल संविधान की बात करें कितने हैं? 395। भाग की बात करेंगे तो भाग कितने हैं? 22 हैं। ठीक है, और जो है अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची कितनी है? 12 हैं। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 395 हैं। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जाते। कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद जो है 20 और 21। क्योंकि आपातकाल के दौरान जब क्या आपातकाल लगता है तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। लेकिन ये आपका जो 20 है और जो 21 है ये निलंबित नहीं होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। अब इसके बाद ये चीज़ याद रखेंगे, जो आपातकाल है ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है 1935 के अधिनियम से। कहाँ से लिया है? 1935 के अधिनियम से। तो इसी चीज़ याद रखेंगे, जो आपातकाल है, आपातकाल के दौरान जो पड़ने वाले जो है मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव हैं उनको हमने कहाँ से लिया है? तो जर्मनी के जो है वाइमर संविधान से लिया है। ये हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। जबकि ये हमने कहाँ से लिया है? 1935 के अधिनियम से लिया है आपातकाल, और इसके दौरान पड़ने वाले जो प्रभाव हैं वो हमने जर्मनी से लिए हैं। अनुच्छेद 20 और 21 क्या होते हैं? समाप्त नहीं होते हैं। अगर बात करेंगे मौलिक अधिकारों की तो मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 12 से लेकर आपके 35 तक हैं। और भाग कौन सा है? भाग हमारा जो है, अगर भाग की बात करें तो भाग 3 में आते हैं ये। ठीक है, भाग 3 में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब बात करें, अगर इसमें बात करें जो है बहुत सारे अनुच्छेद हैं, अगर इसमें बात करेंगे तो काफ़ी सारे जो है फैक्ट निकल के आएंगे। ठीक है, वीडियो लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा अक्षांशीय रेखाओं के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है? मध्य से होकर गुजरती है और जलवायु को प्रभावित करती है और भारत से होकर। तो ये है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। अगर बात करें ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर हमने बहुत सारी रेखाएं खींच रखी हैं। ठीक है, अपनी हेल्प के लिए, मदद के लिए। ठीक है, तो इसमें से जैसे अगर बात करें कुछ रेखाएं इस प्रकार से हमने खींच रखी हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। कुछ रेखा हमने ऐसे खींच रखी हैं, ऐसे खींच रखी हैं, ऐसे खींच रखी हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। और जो हमने इस प्रकार से खींच रखी हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, अगर बात करें कि जो है इस पर जो है कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा आपकी क्या होती है? जो आपकी यहाँ पर देखो, अगर एक रेखा हमारी क्या होती है? भूमध्य रेखा होती है, जो बिल्कुल पृथ्वी को 2 भागों में बराबर में बांटती है। उसके बाद एक रेखा होती है उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, एक नीचे होती है 23.5 डिग्री साउथ, और ये यहाँ पे होती है 0 डिग्री। ये 23.5 डिग्री है, ये भी 23.5 डिग्री, ये भी। ठीक है, तो ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली होती है इसी को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाली होती है इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और ये बीच वाली होती है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो है जो राजस्व प्राप्तियां हैं जिनका सरकार दावा नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है गैर प्रतिषेध कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं। ठीक है, और जो नहीं होती उनको क्या कहते हैं? गैर प्रतिषेध कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 की बात करें तो 17 में जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि
17-18 में, देखो ये क्वेश्चन है आपका 2023 में पूछा गया है 2022 के एग्जाम का, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है देखो 2017-18 में जो है विजय हजारे ट्रॉफी का, यानी करंट का जो पार्ट होता है वो काफ़ी ओल्ड भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कह रहा है कि जो है 2017-18 में विजय हजारे जो ट्रॉफी है उसने किसने जीता था, तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। इसे जीता था कर्नाटक में, किसने जीता था, कर्नाटक ने जीता था, ठीक है। अगर बात करें अब इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें किसकी, विजय हजारे ट्रॉफी की, तो ये जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1993 से लेकर 1994 के मध्य हुई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। दूसरी चीज़ ये याद रखेंगे, अच्छा अब यहाँ से क्रम से जान लेते हैं, क्रम से क्या, 2017 से 18 की किसने जीती थी, तो अभी यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ किसने जीती, कर्नाटक ने जीती, किसको हराकर, सौराष्ट्र को हराकर। फिर 2018 और से लेकर 2019 में जो हुई थी, 2018 और 19 की जो हुई थी उसको किसने जीता था, तो उसको मुंबई ने जीता था, ठीक है। फिर 2019 और जो 2020 की थी उसे किसने जीता था, तो उसे फिर से कर्नाटक ने जीता था, ठीक है। फिर उसके बाद 2020 और 2021 के मध्य जो हुई थी उसको किसने जीता था, तो उसको जीता था जो है आपका मुंबई ने जीता था, किसने जीता था, मुंबई ने जीता था, ठीक है। फिर उसके बाद 2021 और 2022 के मध्य जो हुई थी उसको किसने जीता था, उसको जीता था हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो 2022 और 2023 में हुई है, ठीक है, 2022-23 में जो हुई है उसको किसने जीता है, सौराष्ट्र ने जीता है, किसने जीता है, सौराष्ट्र ने जीता है महाराष्ट्र को हराकर। और ये किस नंबर की थी, तो ये जो थी अभी हाल ही में जो हुई है ये आपकी जो है अच्छा ये किस नंबर की थी, तो ये भी आप जो है यहाँ से निकाल लेंगे तो 1993 से, ठीक है। और अगर पूछेगा इसमें कितनी टीमें थी, तो कितनी थी, 38 टीमें थी, कितनी टीमें थी, 38 टीमें थी, ये भी याद रखेंगे। और सेकेंड टाइम जो है किसने जीता है, सौराष्ट्र ने सेकेंड टाइम जीता है। और सबसे ज़्यादा जो जीता है इसका विजेता है वो है तमिलनाडु, कौन है, तमिलनाडु। तो 17 से 18 में कर्नाटक, 18 से 19 में महाराष्ट्र यानी मुंबई, फिर 19 से 20 में कर्नाटक, 20 से 21 में मुंबई, फिर 21 से 22 में हिमाचल प्रदेश, फिर 22 से 23 में जो नवीनतम है वो कौन है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र इसका क्या है, विजेता है, ये भी याद रखेंगे। और ये जो हमारा हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जो हमारा लास्ट वाला जो हुआ है ये सौराष्ट्र ने जीता है इसे, ये हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जो हमारा आईसीसी का जो फाइनल भी हुआ था यहीं पर हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे बोल रहा है कि जो है अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत कौन है, तो ऋषभ पंत जो है एक क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है, खिलाड़ी हैं। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, तो इधर आपको मैं कंपनी, ठीक है, इधर ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन्फोसिस की, किसकी बात करूँ, इन्फोसिस की, इन्फोसिस के जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है राफेल नडाल। इन्फोसिस भारत की कंपनी है, ठीक है। तो ये जो है इन्फोसिस के जो है कौन है, राफेल नडाल, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें लॉरियस, किसकी बात करें, लॉरियस के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, लॉरियस के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नीरज चोपड़ा हैं, कौन है, नीरज चोपड़ा। फिर बात करें बीपीसीएल की, किसकी बात करें, बीपीसीएल की बात करें, तो बीपीसीएल के जो है वो कौन है, तो बीपीसीएल के है राहुल द्रविड़, कौन है, राहुल द्रविड़ हैं। फिर बात करें जो है वो वनडे जो है, वनडे के जो है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, वनडे के जो आपका आईसीसी वनडे हुआ था इसके जो ग्लोबल एम्बेसडर थे वो कौन थे, वो थे आपके जो है सचिन, कौन थे, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगर बात करें प्यूमा की, प्यूमा एक जो है शूज़ ब्रांड है, प्यूमा के जो है ये इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है ग्लोबल, वो भी याद रखेंगे। तो प्यूमा के जो हैं वो हैं मोहम्मद शमी, कौन है, मोहम्मद शमी, ये एक बॉलर हैं, ठीक है, क्रिकेट के बॉलर हैं मोहम्मद शमी। फिर बात करें लेज़ की, किसकी बात करें, लेज़ की बात करें, एसबीआई की बात करें, बायकॉम की बात करें, ठीक है। फिर बात करें जो है आपका जो है जियो मार्ट की, जियो मार्ट की, इन सब के कौन है, इन सब के महेंद्र सिंह धोनी, कौन है, एमएस धोनी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। फिर गुच्ची, गुच्ची एक ब्रांड है कपड़ों का, ठीक है, कपड़े और बैग्स का,
तो बैग्स का ब्रांड है, इसके कौन है, आलिया भट्ट हैं। कौन है, आलिया भट्ट हैं। फिर यूनिसेफ के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है। अरेबिका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है, ये आपका कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। कर्नाटक का चिकमंगलूर है और ये काफ़ी फेमस स्थान है किसके लिए, कॉफ़ी के लिए। और जो विश्व में जो है याद रखेंगे, जो फेंटोस बंदरगाह है इस कॉफ़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में। फेंटोस बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है, कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब कराई गई थी। कब कराई थी, संपूर्ण जनगणना की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो संपूर्ण जनगणना है ये कब कराई गई थी, 1881 में। अगर पहली जनगणना की बात करेगा तो पहली जो जनगणना हुई थी 1800 कब हुई थी, 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी, तो मियो के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में, मियो के कार्यकाल में, ठीक है। तब वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, मियो था। और फिर जो है 1881 में क्या हुई थी, ये जो जनगणना थी नियमित नहीं थी। ये जो 1881 की जनगणना थी ये क्या थी, नियमित जनगणना थी। ये किसके कार्यकाल में हुई थी, रिपन के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी, रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अब 2021 में होनी थी, ठीक है, कोविड की वजह से नहीं हुई। ये किस नंबर की थी, तो ये जो है आपका 16वें नंबर की है जो अभी हो रही है, ठीक है। और 2011 में हुई थी ये किस नंबर की है, तो ये जो है आपके 15वें नंबर की जनगणना थी, ठीक है। तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।